हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक स्पेशल चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जो कि एम्स एमएससी एंट्रेंस से रिलेटेड कुछ हमारी बातें होंगी कि कैसे चीज़ें पूछी जाती हैं, उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या चीज़ें नहीं आती हैं, उससे रिगार्डिंग आज हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, जैसे कि हमें पता है 2 जुलाई को जो भी एम्स एमएससी एंट्रेंस का एग्ज़ाम है ना, तो क्या क्या चीज़ उससे पहले आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तो जो भी आपका एडमिट कार्ड है वो आपको रखना है। अपनी साथ में एक पासपोर्ट साइज़ एक फ़ोटो रख लेना है ना, आधार कार्ड रख लेना, क्योंकि वहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है जाते टाइम आप भूल जाते हैं, कभी किसी को नहीं पता होता कि ये चीज़ लेके जानी है नहीं जानी है ना, तो ये लेके जाओ, क्योंकि फिर एंड मोमेंट में आपको क्या होता है, थोड़ा दिमाग वैसे जाता है कि मतलब हाँ, अगर वहाँ पर बोल दिया जाए कि आपको आधार कार्ड भी लेके आना था, तो सब चीज़ अपने साथ लेके चलो, जिससे कि बाद में आपको कुछ वहाँ पर जाके परेशानी ना हो, है ना। एक चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, वहाँ पर जैसे कि आपके एडमिट कार्ड में वैसे इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं कि क्या चीज़ें वहाँ लेके जानी है क्या नहीं जानी है, तो वहाँ पर आप अपना एग्ज़ाम हॉल के अंदर अपना फ़ोन नहीं लेके जा सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेके जानी है जो भी मतलब हमारी इनसे रिलेटेड हो, कि कुछ भी वो वहाँ पर आपको अंदर लेके ना जाने दें, है ना। जैसे कैलकुलेटर वगैरह, आप वहाँ पर जैसे आप जाएंगे तो जैसे मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिया है एम्स एमएससी का, तो मुझे दोनों बार जो भी हम रबड़ बैंड लगा के जाते हैं, है ना, तो वो भी वो मना कर देते हैं, वहाँ पर रिमूव करवाते हैं, वो अपनी तरफ से वो देते हैं कि हाँ आप ये लगाइए। तो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं लेके जानी है। हो सके तो आप जो भी आपके इयररिंग्स है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं एक्सेसरी, तो वो अपना पहले ही रिमूव करके जाएं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं। सपोज़ मेरा कल एग्ज़ाम है, तो मुझे ऐसे नहीं करना है आज कि मैं आज पूरे दिन भर बैठ रखी हूँ, मैं पूरे दिन भर पढ़ने पर लगी हूँ, रात को भी मैं 4 बजे तक पढ़ रही हूँ, फिर सुबह 6 या 7 बजे मैं घर से निकल रही हूँ और एग्ज़ाम हॉल के लिए जा रही हूँ, एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक दिन पहले आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहें, आराम से आपको जो खाना है पीना है, मस्त थोड़ा इधर उधर वॉक पे जाएं, आराम से रहें। बस थोड़ा सुबह उससे एक दिन पहले मान लो, तो आपको क्या करना, थोड़ा बहुत जो मेन चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन पे आप मेनली फोकस करके उनका रिविजन कर लीजिएगा, है ना। पर ऐसे नहीं करना है आपको एग्ज़ाम के दिन ही आप, जैसे कल एग्ज़ाम है तो आज आप लगे हुए रास्ते में भी पढ़ते हुए जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पर बैठ के भी थोड़ा टाइम जो मिल रखा है वहाँ पर भी आप पढ़ रहे हो, तो इससे क्या होता है, माइंड आपका बिल्कुल फ्री नहीं रहता है, माइंड में स्ट्रेस चलने लग जाता है ना, चलता रहता है। फिर वहाँ पर जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो आपके दिमाग में, जैसे आप मान लो आज रात को आप सोए नहीं हो, कल आपका एग्ज़ाम है, तो आधी चीज़ें तो आपकी वैसे ही गलत हो जाएंगी, है ना। तो इसलिए हमेशा एक दिन पहले हमेशा अपने माइंड को फ्री रखना है। ऐसे नहीं करना है कि हाँ एक दिन पहले भी माइंड में बहुत सारी चीज़ें आपके चलने पे लगी, आप पढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, ठीक है। उससे पहले आपने जितना पढ़ा होगा वो आपके एग्जाम में दिख जाएगा। एक दिन में तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बाकी आप इतना कर सकते हो जो भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जो आपको ऐसा लगता है हाँ ये चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं भूल जाती हूँ, तो उन पर आप मेनली उनको देख के जा सकते हैं, है ना। अब आते हैं दूसरी चीज़ों की तरफ कि एग्ज़ाम में क्या क्या पॉइंट्स पूछे जाते हैं और क्या क्या मतलब किस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला डाउट स्टूडेंट्स का ही होता है, तो किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आते ये बता देती हूँ मैं, है ना, क्योंकि जो आते हैं वो तो पता चल ही जाएंगे फिर आपको, ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इनसे रिलेटेड या कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। रीजनिंग से नहीं आएगा, मैथ्स से नहीं आएगा, कोई भी जो भी हमारी चीज़ें हैं बाकी जैसे इंग्लिश हो गया, इन सभी चीज़ों से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, ना ही करंट अफेयर से, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ आप लोगों को ये याद रखनी है, जो एग्ज़ाम का टाइम है, ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम का टाइम मिलेगा 90 मिनट्स, और क्वेश्चन भी सिर्फ आपके पास 90 होंगे, 90 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट्स होंगे आपके पास। एक क्वेश्चन के लिए आपके पास पूरा 1 मिनट रहेगा। एक डाउट ये हो गया ख़त्म, क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम दूसरे डाउट की तरफ। दूसरा डाउट स्टूडेंट्स का ये रहता है कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। अभी तक जब तक मैंने दिया है एग्ज़ाम, तो मैंने दोनों टाइम एक भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन फेस नहीं करे हैं। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन एमएससी के एंट्रेंस में तो नहीं पूछे जाते हैं, बाकी नॉर्थ सेट में तो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दूसरा डाउट यहाँ पर क्लियर होता है। अब तीसरा डाउट है स्टूडेंट्स का कि कहाँ कहाँ पर मतलब किन चीज़ों पे हमें मेनली फोकस करना है, किन सब्जेक्ट्स पे। देखो, नर्सिंग का एंट्रेंस का एग्ज़ाम होगा, है ना, तो चीज़ें तो सब पे इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, जितने भी नर्सिंग सब्जेक्ट्स हैं, पर मेनली आपको कहाँ फोकस देना है, जहाँ स्टूडेंट्स नहीं देते हैं, है ना, क्योंकि
आप MSN देखोगे तो MSN सभी पढ़ रहे हैं, चाइल्ड हेल्थ देखोगे तो वो भी सभी पढ़ते हैं, साइकेट्रिक देखोगे वो भी सभी पढ़ने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, ऑब्स्टेट्रिक भी सभी पढ़ रहे हैं। पर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे स्टूडेंट ज़्यादा फोकस नहीं करता, क्योंकि उनको लगता है कि पूरे नर्सिंग में भी जब उन्होंने 4 साल की जब ग्रेजुएशन करी तो इसमें भी उस टाइम पे भी उन्होंने इन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, और इन सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते होंगे, है ना। लेकिन जब आप MSc के लिए दे रहे हो कोई एग्ज़ाम, है ना, चाहे आप एम्स का दो या रेकॉन का दो या और भी जो अदर इंस्टीट्यूट्स का दो, पर इन सब्जेक्ट्स पे आपको मेनली वहाँ पर फोकस रखना है। जैसा कि पहला सब्जेक्ट है हमारा कम्युनिकेशन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, CET। अब ऑब्वियस सी बात है, एम्स अपना एक एंट्रेंस करवा रहा है, किस चीज़ के लिए, MSc के लिए करवा रहा है, तो उसमें वो एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछेगा ही, है ना। तो एजुकेशन वाले पार्ट पे आपको मेनली फोकस करना है, जैसे कि जो भी हमारे सिम्पोजियम होता है, फ्लैश कार्ड का साइज़ क्या होता है, पैम्फलेट्स क्या होता है, पैनल डिस्कशन क्या होता है, इन सब चीज़ों पे मेनली आप फोकस कीजिएगा एजुकेशन में। बाकी जो कि फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा आप, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको CET में कवर करनी है। जो भी कम्युनिकेशन की टेक्निक है, प्रोसेस है, कितने प्रोसेस में कितने स्टेप्स होते हैं, इन सब चीज़ों को अच्छे से देखते हुए चलिएगा। इसके बाद आते हैं मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स मैनेजमेंट में भी अच्छे से नहीं करते, बिल्कुल नहीं देखते मैनेजमेंट रिगार्डिंग। उन्हें लगता है कि मतलब ना हमें समझ आएगा और ना हम इसको समझना चाहते हैं, तो नहीं देख के जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट जो मैं अभी आपको सब्जेक्ट्स बता रही हूँ, ये वो वाले सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप मार्क्स स्कोर करेंगे। क्यों? और चीज़ों में भी कर सकते हैं, और चीज़ों में और स्टूडेंट्स भी करेंगे, लेकिन ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें हर स्टूडेंट मार्क्स स्कोर नहीं करता है, क्योंकि वो ये वाले सब्जेक्ट्स पढ़ के ही नहीं जाते हैं, है ना। तो मैनेजमेंट में आपको जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट जो भी कि फंक्शन क्या होता है मैनेजमेंट का, लीडरशिप के जो स्टाइल्स हैं, अलग अलग लीडरशिप स्टाइल आपने पढ़े होंगे, है ना, वो वाले पढ़ के जाना है। इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन है, उसके ऊपर मेनली फोकस करना है। पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसको भी अच्छे से देख लेना है। बाकी जैसे कि हमारी डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, है ना, जैसे कि स्टाफिंग की डेफिनेशन से रिलेटेड एक दे देगा, पूछेगा कि किस चीज़ की डेफिनेशन है, तो ऐसी चीज़ों पे आपको मेनली फोकस करना है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जॉब एनालिसिस क्या होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, सभी चीज़ों में आपको पता होना चाहिए, है ना। इन चीज़ों पे मेनली फोकस कर लेना। जो भी हमारे मैनेजमेंट के वो थे प्रिंसिपल्स थे, उनको पढ़ लेना थोड़ा अच्छे से। ये मैनेजमेंट से रिलेटेड बातें रही। अब हम आते हैं रिसर्च की तरफ। रिसर्च से भी हमेशा क्वेश्चन बनता है। मैंने दोनों बार एग्जाम दिया है, दोनों टाइम्स मैंने रिसर्च के भी क्वेश्चन देखे। और रिसर्च पे मेनली ऐसे नहीं कि रिसर्च में कुछ ज़्यादा ही हार्ड क्वेश्चन बनते हो। देखो एक आध क्वेश्चन तो कोई सा भी एग्जाम दे लो आप, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो छोड़ने के लिए आते हैं, मतलब कोई भी उनको ज़्यादातर सॉल्व नहीं करता है मेनली, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव मार्किंग के लिए जाता है अगर आप उन्हें सॉल्व करते हैं तो अगर आप देख रहे हैं कोई रिसर्च के, अगर कोई पढ़ना चाह रहा है तो रिसर्च में मेनली आप देखिएगा जो भी वेरिएबल रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, लाइक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक सेंटेंस दे देगा आपको, इसमें से बोलेगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं रिसर्च में, ठीक है। बाकी स्टैट से रिलेटेड मीन, मोड, मीडियन, इनमें आपको क्या पूछेंगे, डेफिनेशन पूछेंगे इससे रिलेटेड। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, इनसे रिलेटेड ऐसी चीज़ें आएंगी। जो भी स्केल्स थे हमारे, नॉमिनल, ऑर्डिनल, ये वाले स्केल्स जो भी, इन पे रिलेटेड आप फोकस कर लेना थोड़ा सा, है ना, रिसर्च में। तो रिसर्च की बात भी ख़त्म करते हैं हम यहाँ पर। इसके बाद है हमारा फंडामेंटल की तरफ चलते हैं। ये तो 3 हमारे मेनली ऐसे सब्जेक्ट्स हो गए जिन पे आपको कहाँ कहाँ मेनली फोकस करना है। बाकी तो पढ़ना तो पूरा ही है, पर मेनली आपको कहाँ कहाँ पर चीज़ें फोकस करके देख के जाना है कि हाँ ये चीज़ें तो मैं बिल्कुल गलत ना करूँ, है ना। अब आते हैं फंडामेंटल की तरफ। तो फंडामेंटल में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अभी तक का तो पूछा ही गया है, ठीक है। 2 एग्जाम दिए, दोनों बार पूछा गया था, घुमा के पूछेगा थोड़ा। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन ऐसे इतना इजीली नहीं पूछेगा, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना। ऐसे नहीं कि आपने क्वेश्चन पढ़ा आप सीधे आंसर टिक कर रहे हो, ऐसे समझ के कि तो इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया है। लेकिन ऑब्वियसली बात है, अगर एम्स एग्जाम करवा रहा है तो इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा हमेशा। एक क्वेश्चन हो सकता है इजी, 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, पर सारे क्वेश्चन इतने इजी तो नहीं हो सकते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, अच्छे से देखिए कि क्या पूछना क्या चाह रहा है ना। जितना भी आप क्रिटिकल थिंकिंग लगा सकते हैं तो लगाइए, उसका आंसर करना है। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से हमेशा एक क्वेश्चन आएगा।
तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ के आना फंडामेंटल में अपना। फिर आते हैं ड्रग कैलकुलेशन। ड्रग कैलकुलेशन में कुछ इतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आते हैं, ड्रॉप्स पर मिनट, ml पर आर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभी तक 2 बार दिया है, एक बार ml पर आर का था, एक बार ड्रॉप्स पर मिनट का था। तो मतलब इजी क्वेश्चन है, कुछ ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन करके आपसे पूछा गया है। अगर मतलब आपसे टैबलेट फॉर्म में भी पूछेंगे तो बहुत ही ईजी पूछते हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, ठीक है। तो ड्रॉप्स पर मिनट, ml पर आर, ऐसे टाइप का थोड़ी इजी कैलकुलेशन आप थोड़ा सा देख के चले आना कि कैसे करनी है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना इसके क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें देखिए फंडामेंटल में ना, तो वो सारी आप कवर करके जाएंगे, पर मेनली यहाँ पर भी फोकस अच्छे से रख के जाना कि आपके बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। फिर आते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से रिलेटेड। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन चाहे नॉर्सेट की बात की जाए, चाहे एम्स MSc एंट्रेंस की बात की जाए, चाहे किसी की भी बात की जाए, कोई से भी एग्जाम, ये एक मेन फोकस्ड वाला क्वेश्चन रहता है। इन क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल अच्छे से, मतलब इस टॉपिक को आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है कि कौन से ECG मतलब कौन से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में कौन सा ECG चेंज देखने को मिलेगा। इसकी वीडियो मैंने डाल भी रखी है, अगर आपको देखनी होगी तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। जैसे पूछा जाता है कि हाइपरकैलीमिया में क्या ECG चेंजेस देखने को मिलता है, हाइपोकैलीमिया में क्या मिलता है। अभी जो लास्ट ईयर का MSc का एंट्रेंस था जो भी एम्स का, उसमें उन्होंने हाइपर या हाइपोकैलीमिया का कुछ पूछा था कि हाइपरकैलीमिया या हाइपोकैलीमिया में क्या ECG चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ऐसे नहीं कि आपने बोला कि हाँ मुझे याद है, मैं इसको नहीं देखता हूँ, क्योंकि आपको पता है अगर ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से रट के चले जाओ। ऐसे नहीं करना है कि हाँ कि मुझे आता है कि ठीक है देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम देने जब बैठ रहे हो, आधे से ज़्यादा स्ट्रेस तो इधर उधर का होता है, फिर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तब आपको बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन में होती है, तब ऐसे नहीं याद आता है कि हाँ क्या था क्या नहीं था। उस टाइम पे आपको जो आप ट्रिक से याद कर रखी है, कुछ आपने मान लो रट लिया है बिल्कुल अच्छे से, तब आपको वही चीज़ें याद रहती हैं। तो ये मेन पॉइंट आप यहाँ पर ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। बाकी इसके बाद आते हैं हम जो भी क्लिनिकल रिलेटेड क्वेश्चन, अगर कोई पूछे कि ज़्यादा आते हैं कम आते हैं कैसे आते हैं, तो क्लिनिकल रिलेटेड क्वेश्चन या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कम आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं फार्मा की तरफ। फार्मा में जैसे कि मैंने वो बता दिया, जो कि मैंने फंडामेंटल से रिलेटेड उसमें कवर कर दिया है। बाकी आप ड्रग्स पढ़ लेना कि ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी किस चीज़ के लिए होती है। एंटीडोट्स मेनली ध्यान रख लेना, ठीक है। इन चीज़ों पे आप मेनली फोकस कर लेना। और जो भी हमारी ये एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स की क्लासिफिकेशन थोड़ा पढ़ लेना कि मैक्रोलाइड्स में कौन सी ड्रग आती है, ठीक है। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में कौन सी ड्रग्स आती हैं, कौन सी ड्रग्स आती हैं और इनका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ऐसी चीज़ें देख लेना थोड़ा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम MSN की तरफ। MSN एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है ना। तो MSN में आपको मेनली इमरजेंसी बेस्ड क्वेश्चन, इमरजेंसी बेस्ड जो भी वो होते हैं हमारे, जो भी डिजीज़ है, कोई भी कंडीशन है ना, या कोई मेडिको इमरजेंसी कंडीशन है, या कुछ भी क्रिटिकल कंडीशन है, जैसे कि टेंशन न्यूमोथोरिक्स कैसी कंडीशन है, क्रिटिकल है। कार्डिक टेम्पोनेट कैसे, क्रिटिकल क्वेश्चन है। स्ट्रोक कैसा है, क्रिटिकल टॉपिक है एक हमारा ना। तो ऐसी चीज़ों पे मेनली आपको फोकस रखना है जिसमें पेशेंट की लाइफ सेविंग के लिए बहुत ही मतलब क्रिटिकल चीज़ है जो भी है ना। तो इन चीज़ों पे आप मेनली फोकस रखिएगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं FON से रिलेटेड एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, थ्योरीज हमने पढ़ी है, जैसे अलग अलग उनकी थ्योरी पढ़ी है, हमने नाइटिंगेल थ्योरी पढ़ी है, फे अब्दुल्ला थ्योरी पढ़ी है। तो ऐसे ऐसे जितनी भी थ्योरीज हैं नर्सिंग के अंदर फंडामेंटल में जो भी हमने पढ़ी थी, सारी की सारी थ्योरीज पढ़ लेना आप, ठीक है। मेनली आप इनमें जो भी उनके मेन उनसे रिलेटेड जो उनका वो बताना चाहता है, कॉन्टेक्स्ट बताना चाहता है, उन पे आप मेनली फोकस करके एक लाइन में उसको थोड़ा सा याद कर लेना, और कब दी गई थी और किसने दी है। जैसे पूछा जाए ओरेम्स थ्योरी किसने दी है, तो डोरोथिया ओरेम्स ने दी है, उसमें क्या बताना चाह रहा है, तो सेल्फ केयर डेफिसिट रिलेटेड चीज़ें बताना चाह रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको मेनली फोकस करनी है, ठीक है। इसके बाद सिंपल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, नहीं सॉरी, सिंपल और वन वर्ड जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो भी रहते हैं इसके अंदर। कैसे वाले, जो भी वन वर्ड क्वेश्चन, जैसे एक बार आया था कि विटामिन C की डिफिशियंसी से क्या हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आए थे, ठीक है। तो देख लेना है कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस भी, तो इनको तो बिल्कुल भी गलत मत करिएगा। जो भी वन वर्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो वन वर्ड वाली चीज़ें क्वेश्चंस होते हैं जो भी, उनकी प्रैक्टिस थोड़ा अच्छे से करके चले आना, ठीक है। इसके बाद साइकियाट्रिक पे बात करते हैं।
साइकेट्रिक में सबसे पहले जो भी हमारे परसेप्शन रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स है, डिल्यूजन इल्यूजन जो भी है ना, हेलुसिनेशन, ये सब चीज़ें आप अच्छे से कर लेना। टर्मिनोलॉजी, इकोलेलिया, इकोमेनिया, कैटाप्लेक्सी, कैटालेप्सी, ठीक है, ऐसी चीज़ें आपको गलत नहीं करनी है वहाँ पर जाके कि आप ये चीज़ें वहाँ जाके गलत कर रहे हो, ठीक है, ये अच्छे से पढ़ के जानिए। बाकी जो कि आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहे हैं साइकेट्रिक में फार्मा, आप कोई से भी एग्ज़ाम देख लो, मेनली जो एग्ज़ाम में क्या हो रहा है, साइकेट्रिक से रिलेटेड क्या आ रहा है, फार्मा रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये ड्रग कौन से क्लास को बिलोंग कर रही है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। तो साइकेट्रिक की फार्मा वाला पोर्शन थोड़ा अच्छे से पढ़ के जा लेना, उसके साइड इफेक्ट क्या है, कहाँ पर मेनली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्या मेनली आपकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, कौन सी ड्रग किसके लिए मेनली दी जाती है और कौन सी क्लास को वो बिलोंग करती है, ये चीज़ें आप मेनली याद रखें। जैसे एंटी साइकोटिक ड्रग्स है, ठीक है, मूड स्टेबलाइजर्स है, लिथियम का डोज पढ़ सकते हैं आप अच्छे से, लिथियम आप जब दे रहे हैं साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन किन में है, ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की तरफ, पीडियाट्रिक नर्सिंग की तरफ। पीडियाट्रिक नर्सिंग में जो एक मैं आपको बता देती हूँ मेन, जैसे कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, ठीक है, जैसे एक बार पूछा गया था जब मैंने 2020 का एम्स MSc एंट्रेंस दिया था, उसमें पूछा गया था कि बूट शेप्ड हार्ट किस में देखने को मिलता है। और लास्ट ईयर क्या पूछा गया था, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन था उसमें ऐसा था कि TUF या PDA की कुछ ड्रग पूछ सकती है, जिसमें इंडोमेथासिन उसका आंसर क्या था, ठीक है। तो इन चीज़ों पे भी मेनली आप फोकस कर लेना, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ पे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कंजेनाइटल हार्ट, 2-3 क्वेश्चन आए थे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज से, तो इस पे फोकस रख लेना अपना थोड़ा अच्छे से। बाकी और सारी चीज़ें हैं वो तो आप पढ़ ही लेना, गैस्ट्रोसिस क्या होता है, ओम्फेलोसील क्या होता है, ये सब चीज़ें भी आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, उनके मेन साइन क्या हैं या डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है। इसके बाद चलते हैं हम, जैसे कि हमारा WHO है, यूनिसेफ है, ये जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके फाउंडेशन ईयर क्या है या कब एस्टेब्लिश्ड हुए हैं या इनकी फुल फॉर्म्स क्या है, इनका हेड क्वार्टर कहाँ है, इन पे आप मेनली थोड़ा सा फोकस देके चलना, मतलब पढ़ के चले जाना ये सब चीज़ें आप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये चीज़ें बता रही हूँ आपको स्पेशली अलग से, ठीक है। नहीं तो चीज़ें तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, पर मेनली जो इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है, ठीक है, क्योंकि मैंने 2 बार एग्जाम दिया तो मुझे थोड़ा आइडिया है कि किस रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। बाकी विटामिन डेफिशिएंसी रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि विटामिन A की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, B1 की डेफिशिएंसी से क्या देखने को मिल सकता है। ऐसे हमें पता है B1 की डेफिशिएंसी होगी जो कि थायामीन होता है, तो कोरासोकॉफ, साइकोसिस, वर्निक्स एन्केफेलोपैथी और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है ना। तो इनके विटामिन के जो भी नाम हैं कि B1 को क्या बोलता है, B2 को, B3 को, B4 को, उनसे रिलेटेड क्या डेफिशिएंसी हो सकती है वो आप थोड़ा पढ़ के जाओ। इसके बाद CPR आप बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा, ठीक है। तो CPR या BLS अच्छे से पढ़ के आना कि 1 रेस्क्यूअर में कितना, 2 रेस्क्यूअर में कितना, इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो अपने चैनल में अपलोड कर रखी है, तो आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। CPR या BLS के नाम से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम रिलेटेड है वो मैंने डिस्कस कर रखे, बाकी आप और थॉरोली उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद है COPD में, जैसे कि अगर हम बात करें COPD में, जैसे एक बार आया था कि ब्लू ब्लोटर्स किसको बोला जाता है, पिंक पफर्स किसे बोला जाता है। जैसे हमें पता है ब्लू ब्लोटर्स किसे बोलते हैं, हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट्स को बोलते हैं, और पिंक पफर्स बोलते हैं एम्फाइसीमा वाले पेशेंट को। तो ये चीज़ें भी अच्छे से पढ़ के आना कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछाते हैं, देखना। इसके बाद है हमारा, जैसे एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग में क्या रहेगा, मतलब पेशेंट का जो फेस है कैसे दिखेगा, तो हमें पता है चेरी रेड फेस देखने को मिलता है, या उसके हम क्या कर सकते हैं, क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल कितना होना चाहिए, इस रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। एंटीडोट तो मैंने आपको बता ही दिया। बाकी आप वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ लेना थोड़ा अच्छे से, जो भी वैक्सीन है किस कंडीशन में कौन सी वैक्सीन दी जाती है ना, कब आई है वो वाली वैक्सीन। कम्युनिटी रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल डीपली नहीं पूछाते हैं कम्युनिटी में, जैसे आप एंडेमिक, पेंडेमिक, एपिडेमिक, इन सब चीज़ों पे आप थोड़ा देख लेना, जो भी हमारा ये रहता है क्या होता है, जो भी हमारी ये सब चीज़ें हैं कि प्रेवेलेंस क्या होता है, इंसिडेंस क्या होता है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कम्युनिटी से हमारे,
कि इंसिडेंस क्या होता है, प्रेवेलेंस क्या होता है हमारा, एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक, सीरियल इंटरवल क्या होता है, जनरेशन टाइम क्या होता है, ऐसी चीज़ें आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। बाकी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है, बच्चों को कहाँ दिक्कत होती है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, जैसे मैं भी जब पहली बार एग्ज़ाम देने जा रही थी तो मैंने सबसे पहले ये एग्ज़ाम दिया अपना एम्स MSc का एंट्रेंस का। तो मुझे बहुत ज़्यादा आधी टेंशन तो यही थी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, टेस्ट होता है जो भी CBT है ना, तो आधा तो यही रहता है टेंशन कि हाँ कैसे करेंगे, क्या करेंगे। पर इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मेरा भी कंप्यूटर वाला पोर्शन जो भी ऐसे टेक्नोलॉजिकल जो भी पोर्शन होता है बिल्कुल ख़राब है, पर फिर भी मैंने भी उसको अटेम्प्ट कर पाया। तो मान लो आप भी कर सकते हो अच्छे से। तो इसमें कोई डरना नहीं है कि हाँ मुझे तो कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे यूज़ करूँगी उस पर, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। बस देखना, हमेशा आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन के नीचे ऑप्शंस दिए रहेंगे, ऑप्शन के साइड में वो भी दिया रहेगा कि आप इसको मार्क फॉर रिव्यू करना चाहते हो, कि मतलब रिव्यू के लिए बाद में अगर आप इस क्वेश्चन को देखना चाहते हो तो उसमें वहाँ पर अलग से कलर दिया रहेगा, तो आप वहाँ पर वो कर सकते हो, ठीक है। आपको लास्ट में, आप लास्ट तक कभी भी अपने आंसर को चेंज कर सकते हो, जब तक आपने फाइनल सबमिशन नहीं किया तब तक आप अपने आंसर्स को चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट हमारी जो बात है वो ये है कि क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करे, कितने नहीं करे अटैम्प्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँ 90 में से, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कितने करने हैं कितने नहीं करने हैं। 90 क्वेश्चंस आए हैं तो आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो लगभग आप 80-85 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आओगे। बाकी 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो छोड़ने के लिए आते हैं, उन पे ज़्यादा अपना दिमाग लगा के नेगेटिव मार्किंग की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, अगर अच्छा तुम्हें पता है उसके बारे में तो ज़रूर करिए, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ भी क्वेरी होती है एम्स MSc एग्ज़ाम, तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है, अभी भी अगर आपको कोई क्वेरी हो कि क्या है क्या नहीं है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको जो भी क्वेरी है उससे रिलेटेड, ठीक है। बाकी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, जो भी मैंने आपको बताया है कि एम्स MSc एंट्रेंस के लिए आप कैसे प्रिपेयर रहें, क्या चीज़ें करनी है, किस चीज़ पे मेनली फोकस करना है या क्या नहीं करना है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।